नाम सुने कभी? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। कहानी आज की नहीं है, कहानी है पुराने जमाने की। कब की? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 के अंदर। कोई भी क्रांति वगैरह होती है या कोई भी राष्ट्र बनता है, उसके पीछे एक विचार काम करता है। कुछ लोग विचारक होते हैं, विचारक अपना विचार दे देते हैं। जैसे कोई विचारक होते हैं, उन्होंने विचार दिया इक्वलिटी का मतलब सभी लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, देयर शुड बी ए लिबर्टी। जब व्यक्ति के अंदर इक्वलिटी और लिबर्टी दोनों आ जाती है, तब व्यक्ति किसकी तरफ बढ़ता है? फ्रेटर्निटी की तरफ बढ़ता है, बंधुत्व की तरफ बढ़ता है। जब तक लिबर्टी और इक्वलिटी नहीं आती है, तब तक बंधुत्व का भाव आता ही नहीं है। अगर मान लो कि मैं और आप में डिफरेंस क्रिएट करूं, क्या आप में और मेरे बीच में कभी बंधुत्व का भाव आ पाएगा? Is there any chances of fraternity? There is no chances of fraternity. कभी भी अपने बीच के अंदर बंधुत्व का भाव, भाईचारे का भाव नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया ना? Fraternity literally means भाईचारा। तो फ्रांस की क्रांति के अंदर क्या हुआ कि वहां पे कोई शासक था या जो भी शासक वर्ग था, वो शासक वर्ग अपने आप को, जो रूलिंग क्लास थी, वो अपने आप को रूल से अलग समझा करते थे कि हम लोग एक प्रिविलेज्ड क्लास हैं, हम लोगों के पास में कुछ आर्बिट्रेटरी पावर्स हैं और उन पावर्स का हम लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। जैसा मन में आए, जैसे तानाशाही तरीके से हम लोग उपयोग करना चाहें, वैसा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो जब ये सब विचार, कुछ लोगों ने फिर विचार दिया कि ऐसे पावर्स का आप उपयोग नहीं कर सकते। सभी लोग जिसकी जनक है, सबको भगवान ने बनाया, यानी उनके जो भी भगवान रहे होंगे उन्होंने उनको बनाया है। तो सभी मानव क्या है? बराबर है। मतलब देयर शुड बी इक्वलिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। और इक्वलिटी है तो सबका ट्रीटमेंट भी आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल लेवल पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन लोगों ने वहां पे अपने राजा के खिलाफ क्या कर दी? क्रांति कर दी। क्रांति का सीधा सा मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन, एट सडन चेंज। और क्रांति होती क्यों है? क्रांति का बेसिक कारण ये रहता है, जब कभी भी लोग किसी पर्टिकुलर स्थान के या कोई भी प्लेस है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर प्लेस के लोग जब नाखुश हो जाते हैं, उनके अंदर डिससेटिस्फिकेशन ज्यादा है, अनहैप्पीनेस ज्यादा है। तो डिससेटिस्फिकेशन और अनहैप्पीनेस जिसको लेके आती है, एक बदलाव की मांग करती है। बदलाव की मांग करती है तो लोग क्या करने लग जाते हैं? विद्रोह करने लग जाते हैं। विद्रोह करने के कारण ही फिर वो रिवोल्ट कर देते हैं। विद्रोह ही तो रिवोल्ट है, और रिवोल्ट से क्या बनती है? रिवॉल्यूशन बनती है। वैसा ही रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। वो कौन सा था? फ्रांस की क्रांति। उस फ्रांस की क्रांति के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने तो कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर भारत आजाद होता है। हो गया आजाद, कितनी तारीख को हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वी स्टार्टेड फ्रेमिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम लोगों ने हमारा संविधान बनाना स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने क्या किया? उस संविधान के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट डाले। एक तो हम लोगों ने प्रियम्बल के अंदर डाल रखा है इनको, इक्वलिटी को, लिबर्टी को और फ्रेटर्निटी को। प्रियम्बल डालने के बाद में हम लोग कुछ इन आर्टिकल्स के अंदर भी इनको लेके आए। तो उन आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि उसी टाइप के अपने एग्जाम्स में क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। एक आर्टिकल आता है कौन सा? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है ना? स्टेट शैल नॉट डिनाइड एनी पर्सन फ्रॉम इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी किसी भी व्यक्ति को, नो पर्सन शैल बी डिनाइड फ्रॉम इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें दो वर्ड आ गए, तो कौन कौन सा वर्ड आया पहला? इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या हुआ? हिंदी के अंदर बोले तो हम लोग विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि की समानता, कुछ भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको, सिंपल सा। यानी कानून के सामने सब लोग क्या होंगे? समान होंगे। कानून के हाथ तो लंबे, सबको पता है, लेकिन कानून के सामने क्या होना है? सभी लोगों को समान भी होना है। और कानून की जिम्मेदारी है ये कि सभी लोगों को क्या रखे? वो समान रखे। अब कानून बनाएगा कौन यहाँ पे? कानून बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने दी है विधायिका को, दैट इज लेजिस्लेटर। Legislature is assigned with the task to frame the laws. Legislature कानून बनाएगी,
लेजिस्लेचर कानून बनाने के बाद में वो कानून किसको सौंप देगी? एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को वो कानून सौंप देगी और कार्यपालिका फिर क्या करेगी? उनका एग्जीक्यूशन करेगी, यानी उनको लागू करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। इस दौरान हम लोगों को देखना होगा कि जिस लेजिस्लेचर ने ये कानून बनाया है उसके समक्ष सभी लोग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ। और जब कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के द्वारा इन कानूनों का क्या किया जा रहा है? एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तभी भी वो सभी लोगों को क्या समझे? समान समझे। कहीं ना कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है मतलब देयर इज अ फेलियर ऑफ लॉ। और अगर फेलियर ऑफ लॉ हो गया तो फिर वापस क्या हो जाएगी? क्रांति होने के चांसेस रहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि हमारी स्थापित व्यवस्था में कोई क्रांति हो? नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो स्थापित व्यवस्था है वो कौन सी है? डेमोक्रेसी। कौन सी व्यवस्था है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की हमें क्या रखनी है? कंसिस्टेंसी रखनी है। डेमोक्रेसी की क्या रखनी है? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या है? निरंतरता। यानी कि डेमोक्रेसी लगातार बनी रहे। अब अपने को ये जरूरत ना हो कि हम लोग वापस किसी नए तंत्र के अंदर जाएं, कोई राजतंत्र में जाए या तानाशाही के अंदर जाए या और कोई ऐसी व्यवस्था आए जिस व्यवस्था के द्वारा हमारे पे यहाँ पे शासन किया जाए। तो फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेमोक्रेसी वी नीड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो दैट इज द पर्पस ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का पर्पस क्या है? पहला कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनी रहे। किसकी? डेमोक्रेसी की निरंतरता बनी रहे। आया समझ में थोड़ा बहुत? दूसरा क्या हो कि यहाँ पे रेशनैलिटी बनी रहे। रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो तार्किकता। तार्किकता का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाए सरकारों के द्वारा वो सभी के सभी फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। वो सभी के सभी कैसे होने चाहिए? मेरिट बेस्ड होने चाहिए। सभी किस पे होने चाहिए? फैक्ट और मेरिट के आधार पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे मन में आए कि ठीक है कि अभी क्या बनना है कि जयपुर का कलेक्टर, तो अभी को क्या बना दिया? जयपुर का कलेक्टर। रोहित क्या बनना है तेरे को? तहसीलदार, एसडीएम बनना है, सब एसडीएम बना दिया। कहाँ का? चौमू का एसडीएम। समझ में आया नहीं आया? तो उससे क्या हो जाएगा कि मैंने अपने अनुसार ही किसको जिस इलाके का चाहो उस इलाके का मैंने क्या बना दिया? इनको आर्बिट्रेरी पावर का उपयोग करते हुए कुछ भी बना दिया। समझ में आया नहीं आया? यानी वहां पे मैंने ये नहीं देखा कि ये लायक है या नहीं है। ये लायक तो क्या था? ये तो मंत्री बनने लायक था, मैंने इसको क्या बनाया? केवल एसडीएम बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको मंत्री बनना चाहिए। तो ये रेशनैलिटी होती है। आ गया समझ में थोड़ा बहुत? प्रोपोर्शनैलिटी इसका पार्ट होता है। डेमोक्रेसी होती है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिंपली मींस ये रहेगा कि जो भी जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस, तीन प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन से? सामाजिक होता है, आर्थिक होता है और राजनीतिक होता है। यानी इस सामाजिक न्याय का मतलब कि देश के अंदर किसी भी आपस में लोगों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो, या फिर अमीर गरीब के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्लेस ऑफ द बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सामाजिकली सभी लोग क्या रहे? इक्वल रहे और सामाजिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया जाए। समझ में आ गया? तो वो जस्टिस कौन सा रहेगा? सोशल जस्टिस रहेगा। समझ में आ गया? फिर जैसे सोशल जस्टिस टूटता कहाँ पे? जब हम लोग छुआछूत को देखते हैं, अनटचेबिलिटी की जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक जो पार्ट है सोशल जस्टिस वो टूटने लग जाता है। दूसरा जस्टिस होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस सिंपली ये मीन्स रहेगा कि इक्वल एक्सेस टू ऑल पर्सन्स टू द पॉलिटिकल ऑफिसेस। सभी राजनीतिक कार्यालयों पर सभी लोगों की क्या होनी चाहिए? इक्वल पहुंच होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अगर कलेक्टर बनना चाहे तो वो कलेक्टर बन सकता है, कोई व्यक्ति एसडीएम बनना चाहिए तो क्या बन सकता है? एसडीएम बन सकता है। किसी व्यक्ति को सचिवालय में जाना है तो सचिवालय में जाने से उसे रोका नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति ने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, किसी विधानसभा क्षेत्र से उसने चुनाव जीत लिया है, जीतने के बाद में किसी पर्टिकुलर पार्टी का जिसको बहुमत हासिल है विधानसभा में उसका वो लीडर चुन लिया गया तो वो राजस्थान का क्या बन सकता है? मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। समझ में आया? फिर इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या रहेगा कि मैं भी कुछ कमाई कर सकता हूँ, यानी कि वो जो राज का खजाना है उस राज के खजाने में मेरी भी क्या होनी चाहिए?
हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं काम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। यानी कि मैं भी यहाँ पे खाने ले सकता हूँ, मैं भी रोड का कॉन्ट्रैक्टर बन सकता हूँ, मैं भी कोचिंग खोल सकता हूँ, सरकार की नौकरी पा सकता हूँ, काम करूँ तो मुझे क्या मिले, पैसा मिले। तो वो कौन सा जस्टिस हो जाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस। तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों जस्टिस मिल जाते हैं और वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो कौन सा जस्टिस कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये भी किसका पर्पज है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का पर्पज। तो पर्पज तो हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब पर्पज से पहले हम देखते हैं, बाद में देख लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स से पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का ओरिजिन होता है, एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उन भाई साहब का, डेविड डाइस। कहाँ पे जन्मे थे, ब्रिटेन के अंदर। समझ में आ गया। इंग्लैंड में जन्मे एबी डाइसी। एबी डाइसी ने कहा कि लो एबी एबी करके क्या दे दिया है कि कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, उनसे पूछा कि यार, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, बोले कि यार एक रूल ऑफ लॉ होता है। क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार, जैसे कि देश में तो क्या चल रहा है, राम राज आ गया, कौन सा राज आ गया, राम राज आ गया। तो उन्होंने भी वहाँ पे जब एबी डाइसी जन्मे थे, थोड़े से बड़े हुए, कॉलेज में पढ़ाते थे, उस दौरान उन्होंने भी दे दिया कि इंग्लैंड में क्या है, रूल ऑफ लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसे विधि का शासन। विधि का शासन। तो इन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब ये क्या होता है विधि का शासन। ठीक है, विधि बन गई क्या हमारी कोई प्रधानमंत्री, या रूल हमारा क्या बन गया, लो हमारा कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नहीं बन गया ना। उन्होंने कहा कि यार मैंने तो ऐसे बोल दिया, अब इसको थोड़ा सा तुम्हारे को समझा भी देता। समझ में आ गया। जैसे गीता के अंदर पहले तो कृष्ण भगवान क्या देंगे, श्लोक बोलेंगे, श्लोक बोलने के बाद में क्या बोलेंगे वो कि अब हे पार्थ हमें तुझे ये बातें बताता हूँ। तो इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी एक्शंस। यानी कोई भी स्वेच्छाचारी जो एक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उनकी यहाँ पे क्या रहेगी, अनुपस्थिति रहेगी। आर्बिट्रेरी का सिंपल सा मतलब होता है मेरे मन में आए वो मैं करूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कि अभी कोई भी बैठा है कि मैं इनको बोलूँ कि ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। बाहर जैसे कि मेरे को वर्दी दे दी, जयपुर का क्या बना दिया, एसपी बना दिया। एसपी बना दिया तो बंदूक भी दे दी, बंदूक लेके मैं घूम रहा भी, जिधर किसको देखूं गेट खोल दिया इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लट दे दिया, लट देने के बाद में कोरोना भी नहीं चल रहा, क्या कर रहा हूँ मैं, मन में आए किसी भी व्यक्ति के कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, उसको कूट के मार दिया। मैंने आधा अधमरा कर दिया कि किसके मारा भाई साहब, क्यों इसने हेलमेट नहीं पहन रखा। यानी वो आर्बिट्रेरी एक्शन होता है। समझ में आ गया। जैसे राजस्थान के अभी कोई मुख्यमंत्री है, वो क्या बोलते हैं कि सभी लोग अपने घरों के अंदर घुस जाएंगे और कोई भी घरों से बाहर निकला तो जानता ही है। ये भी कौन सा एक्शन है, आर्बिट्रेरी एक्शन होता है। बेसिकली आर्बिट्रेरी एक्शन कई बार हम लोग पुलिस से क्या एक जैसे डायलॉग मारते हैं ना, कई बार जब नेता आते हैं कि पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हाय हाय बारी बारी, ऐसे करते नहीं करते हैं, या फिर और भी प्रकार के नारे लगाते हैं। तो वो जो तानाशाही वाले जो निर्णय लिए जाते हैं उनके द्वारा, जैसे एकदम से कॉलेजों की छुट्टी कर दी जाए, पुलिस के द्वारा यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया जाए, कोरोना भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी क्या लगा दिया जाए, लॉकडाउन लगा दिया जाए। और सभी लोग यहाँ पे जैसे कि पानी की खपत ज्यादा हो रही है, ये काम करते हैं, उनकी पानी की खपत रोक दी जाती है कि सारे व्यक्ति एक दिन में केवल कितना लीटर पानी पिएंगे, 1 लीटर पानी। तो इस टाइप के जो तुगलकी फरमान निकाले जाते हैं, यानी कि जो तानाशाही मनचाहे निर्णय ले लिए जाते हैं शासन प्रशासन के द्वारा, क्योंकि निर्णय लेगा कौन, शासन प्रशासन ही तो लेगा ना। अभी जैसे कोई मान लो कि मैं ये भी बोल दूं कि यहाँ पे जयपुर में लॉकडाउन होता तो यहाँ पे क्या हम लोग लॉकडाउन लगा सकते हैं जयपुर में, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास में कोई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है। अगर वही ऑर्डर जैसे कि एससीएस होम ने निकाला, एससीएस होम ने ऑर्डर निकाला कि जयपुर में क्या लगाया जाता है, लॉकडाउन लगाया जाता है, और बाहर खान मिलो सजना क्या सटाना शुरू कर दिए, तेल लगाना शुरू कर दिए कि भाई साहब अब ये लॉकडाउन तो इम्प्लीमेंट हम कराएंगे। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या दिया, एक आदेश दिया, ऑर्डर पास किया, इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसके पास में कौन है, एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। वो एजेंसी बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही हमारी खूब सारी रीलें बन
बनेगी नहीं बनेगी जूते खाते हुए थोड़ा सा घूमने दो, थोड़ी सी हवा खाने दो, ऐसा होता है नहीं होता। यानी उनकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। तो वो उन्होंने जब लॉकडाउन लगाया तो वो तो हमारे की बीमारी से रोकने के लिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया था। अभी ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, सरकार ऐसे आदेश पारित कर दे तो क्या देश के अंदर या राजस्थान के अंदर रूल ऑफ लॉ रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी क्या है, विधि का शासन है, कानून का शासन है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रकार के आर्बिट्रेरी एक्शंस नहीं लिए जाते, स्वेच्छाचारी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकारों के द्वारा आपस में पूछ के लिए जाते हैं। सबसे पहले वो विधानसभा में आपस में बैठेंगे, पक्ष और विपक्ष जो भी होते हैं ना, एंटी और जो भी सत्ताधारी दल रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चीजों पे डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें वोटिंग किए जाते हैं, आयास और नोयस को किया जाता है। उसके बाद में जिसके पास में ज्यादा वोट आते हैं उस पर वो डिसीजन लेते हैं। सरकार के द्वारा हम लोगों ने कुछ व्यक्तियों को निर्णय लेने का अधिकार दे रखा है, वो भी आपस में बातचीत करके पूछते हैं। अगर कई बार ऐसे उल्टे सीधे निर्णय ले लिए जाते हैं, उन निर्णयों को वापस सरकार क्या कर लेती है, वापस ले लेती है उनको। होता है नहीं होता? यानी कि हम लोग इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी एक्शंस हो गए। दूसरा क्या रहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब रहेगा, इसके भी कुछ पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज का सिंपल सा ये मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति है उसको थोड़ा सा क्या देना, स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसा होता है नहीं होता? जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ प्रिविलेजेस है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसी के लिए गद्दी थोड़ी लग रखी, ताज लगा रखा है कि पैसा पूरी की पूरी ऐसी हुआ उन दो जनों को, आप तो यहाँ पे गद्दी वाली सीट पे बैठो, बाकी वाले लोग अलग सीट पे बैठेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसे कि नहीं इनके 1.5 लाख रुपए फीस ली जाती है, इनके लिए हम लोग रिक्लाइनर लेके आएंगे और जो फीस 60,000 देने वाले वो नीचे कल से दरी बिछा के बैठ जाएंगे। ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी को भी क्या नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। 4-5 जनों को तो प्रिविलेज रहेगी, आराम से आओ गाड़ी बजाते जैसा मन करे वैसी कंडीशन के अंदर हो। दूसरे लोगों को हम लोग बोल देंगे कि तुम लोग एकदम सीधे तड़के बैठे रहोगे, तो किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। ऐसे ही प्रिविलेज क्या भारत सरकार के अंदर या राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य में किसी को प्रिविलेज है? नहीं है ऐसे प्रिविलेज किसी को। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ऐसे नहीं कि कोई लाल बत्ती वाला तोड़ गया कि साहब मैं तो क्या हूँ, एमएलए ठीक है, हम लोग तो इधर से घुसते हैं, युवा नेता ऐसे आते ही नहीं आते, रिटेड से इधर से घुसेंगे और इधर से निकल जाएंगे, सामने से गाड़ियां आती रहेगी। तो प्रिविलेज थोड़ी सी क्या होते हैं, कई बार मानवीय आधार पे चल सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी आधार पे उनको देखेंगे हम लोग तो उस व्यक्ति पे क्या टिकेगा, फाइन लगाया ही जाएगा। कई बार होता है ना कि मैं एसपी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, कई बार फर्जी भी बन जाते हैं, मैं एमएलए पुत्र हूँ, मैं मंत्री पुत्र हूँ। हम लोग करंट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे मंत्रियों पे, बहुत सारे एमएलए पे, उनको भी किसी ने चांटा लगा दिया किसी अधिकारी के, तो उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया। किसी व्यक्ति के, किसी मंत्री के बेटे पे कोई आरोप लग गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। किसी मंत्री पे कोई आरोप लग रहा है तो उसके खिलाफ भी क्या दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है। लालू प्रसाद यादव को कहाँ पे भेज दिया गया, जेल। ओम प्रकाश चौटाला कहाँ पे गए, जेल। में केवल फिल्मों में होती है कि भारत में राजनेता जेल में नहीं जाते, भारत में राजनेता कहाँ पे जाते हैं, जेलों में भी जाते हैं। जो भी कानून तोड़ेगा वो कहाँ पे जाएगा, जेल के अंदर जाएगा, या जो भी उस पर अपराध बनता है। तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे प्रिविलेज नहीं है। समझ में आ गया? प्रिविलेज का सिंपल सा ये मतलब होता है उसको कोई भी स्पेशल टाइटल असाइन कर दिया जाए, यानी वो काम का, जैसे होता है ना क्राउन मेक्स नो मिस्टेक, कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ बोलता है, इंग्लैंड में चलता है कि क्राउन है वो कभी भी क्या नहीं करता, कोई भी प्रकार की गलती नहीं करता है, क्राउन मेक्स नो मिस्टेक। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, अगर आप किसी भी पद पर हो, पद पे रहते हुए अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आपको क्या माना जाएगा, उस पद के बाद हटने के बाद में लायबल ठहराया जाएगा। और जो भी आपको एज पर लो रहेगा, आप पे जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई भी अपने को करनी होगी। तो एब्सेंस ऑफ क्या है हिंदुस्तान के अंदर, प्रिविलेजेस। फिर क्या होता है इसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ का अगला पॉइंट क्या रहता है, गवर्नमेंट ऑफ
लो, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। श्याम सरकार, समझ आ गया? श्याम सरकार लिखा हुआ था कई जगह, वो भगवान को आस्था करने से अलग कर सकते हैं। जैसे अलग अलग हम लोग जातिगत सरकारों के नाम लिख देते हैं वहाँ पे, फलानी सरकार, एक्स की सरकार, नहीं है क्या? यहाँ से भारत सरकार का इलाका खत्म होता है, इस इलाके से हमारी सरकार चालू होती है। कई बार ऐसे लिख देते हैं कि हम लोग मैं ढाणी में रहता हूँ, जैसे अब मेरी ढाणी में ना तो कोई पुलिस आती, ना कोई तहसीलदार आते, उनको पता नहीं कि ये ढाणी है या नहीं है। वहाँ भी हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ से हमारा इलाका चालू होता है, इस इलाके के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। और जब भी कोई आते हैं सरकार के अधिकारी तो वहाँ पे पर्दा डाल देते हैं ऐसा भी रहता है, फिर फोटो खींच के वापस बता देते हैं साहब हमारी सरकार यहाँ से चालू हो गई है। पर ऐसा भारत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी सरकार है, कानून की सरकार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? व्यक्तियों की सरकारें नहीं है। अगर भारत के अंदर व्यक्तियों की सरकारें होती तो नेहरू जी बनते प्रधानमंत्री, नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी बनते, इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी बनते, राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी बनते, उसके बाद में राहुल गांधी बनते। बने होंगे ये, लेकिन कैसे बने ये? चुनावों से बने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जन्मजात नहीं बनेगी। महाराजा धीराज 1008 फला फला व्यक्ति का क्या है? राज सिंहासन राज्यारोहण है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को किससे चुन के आना पड़ता है? वोट पाने पड़ते हैं, और वोट से ही वो सरकारें क्या बनती है? दोबारा बन पाती है। ऐसा होता है नहीं होता? जैसे कि पहले अशोक गहलोत बने थे, फिर वसुंधरा राजे बन गई, फिर अशोक गहलोत बने, फिर वसुंधरा राजे बन गई, फिर अशोक गहलोत बने। अब ये जरूरी थोड़ी है कि वैभव गहलोत बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ गया? वैभव गहलोत अगर बनते भी हैं तो कैसे बनेंगे? वो वोटों के द्वारा बनेंगे। यानी कि एक हम लोगों ने क्या बना रखी है यहाँ पे? पर्टिकुलर एक कानून की सरकार बना रखी है। कानून की सरकार रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, जैसे पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसके अनुसार हम चुनाव करवाते हैं। संविधान में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स के द्वारा हम लोग चुनाव करवाते हैं। उन चुनाव में जो व्यक्ति जीत के आता है वो किसी का भी बेटा हो। समझ में आ गया? जैसे चाय वाला क्या बन गया? भारत का प्रधानमंत्री। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा? जो योग्य होगा। क्यों पॉसिबल है ये? गवर्नमेंट ऑफ पीपल। भारत में हम लोग बोल नहीं सकते कि व्यक्ति की सरकार है। कई बार हम लोग जैसे कि इन जनरल यूज कर देते हैं, मोदी सरकार, जननायक की सरकार, गहलोत सरकार, योगी सरकार, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो वो कॉन्सेप्ट एक आम भावनाओं में चल सकते हैं, वैसे एज पर लीगली वो क्या है? गलत है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये किसने किए काम, परिवर्तन किसने किया? 2014 के बाद पूरे देश में परिवर्तन किसने किए? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार नहीं है वो, भारत की संसद ने की है। कोई भी कानून अगर लेके आए तो कौन लेके आई है? भारत की संसद लेके आई है। और भारत की संसद के बाद में जो पावर मिला हुआ है वो भारत सरकार को मिला हुआ है। तो भारत में मोदी सरकार जैसी कोई चीज नहीं है। भारत में क्या है? भारत सरकार है। मनमोहन सरकार जैसी भी कोई चीज नहीं थी। कौन सी सरकार थी? वो भी भारत सरकार थी। नेहरू जी के टाइम में भी कौन सी सरकार थी? भारत सरकार थी। क्या व्यक्ति की सरकारें थी कभी? व्यक्ति की सरकारें कभी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप ऑफ पर्संस को चुन के भेजा है। वो जो लोगों का समूह है वही तो डिसीजन लेता है, क्योंकि सभी डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। जब इनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं तो क्या किसी व्यक्ति की सरकार हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो भारत में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तीसरा पॉइंट बताओ इसका क्या रहता है? इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर बताओ, नो पर्सन शेल बी पनिश्ड, नो पर्सन शेल बी पनिश्ड विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ, विदाउट ब्रीच ऑफ, यानी किसी भी व्यक्ति को कानून को तोड़े बिना कभी भी क्या नहीं ठहराया जाएगा? गिल्टी ठहराया नहीं जाएगा, किसी को पनिश नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर से 3-4 पुलिस वाले ट्रैफिक कांस्टेबल आते हैं और यहाँ पे आके बोल देते हैं कि हेलमेट दिखाओ तुम्हारे साथ। हम लोग बोलेंगे भाई साहब हेलमेट तो नहीं पहन रहे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे पर किसकी बाटों की बरसात होने वाली है या ओले पड़ने वाले हैं, तो सबके यहाँ पे 100 रुपए का चालान काट जाए। ऐसा कभी हुआ? किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ? कोई बोलते कि नहीं साहब हमारे वादा
सबका 100 रुपए का क्या काट गए, सामान काट गए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोगों ने कोई कानून नहीं तोड़ा है यहाँ पे। अगर हम लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो हम लोग कानून तोड़ रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता? अगर हम लोग हेलमेट नहीं लगा रहे क्लास में तो कोई कानून तोड़ रहे हैं? जैसे कि मैं कार के अंदर जा रहा हूँ, कार के अंदर बोले कि भाई साहब हेलमेट बताओ आपका, ठीक है ना, कार के अंदर क्या मांगा जाएगा, सीट बेल्ट मांगी जाएगी कि आपने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं लगा रखी है। समझ में आ गया कि चप्पल चोर को 5 की सजा नहीं दी जाती है। मैंने मंदिर के बाहर गया, मेरे पास चप्पलें नहीं थी, मैंने क्या चुरा ली, चप्पलें चुरा ली। चप्पलें चुराने के बाद में कहा कि साहब इनको तो कल बड़े चौराहे के अंदर क्या लटकाई जाएगी, फांसी पे चढ़ाया जाएगा। तो ऐसा चप्पल चोरी करने पे कोई फांसी का कानून है? नहीं है। तो अगर मैंने वैसा कोई कानून तोड़ा ही नहीं है तो मेरे को क्या फांसी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। यानी सभी व्यक्तियों को उतने ही अपराध के लिए लायबल ठहराया जाएगा जितना उन्होंने अपराध किया है। समझ में आ गया? यानी अगर हम लोग ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो जो भी फाइन बनता है हमारे पे उतना ही फाइन लगाया जाएगा। हमारे को कभी भी ट्रैफिक रूल तोड़ने पर छोटा मोटा सीट बेल्ट का ट्रैफिक हो गया, रूल हो गया, या फिर हेलमेट वाला हो गया, इनके आधार पे हमारे को घाटगेट नहीं भेज दिया जाएगा कि साहब इनको 10 दिन की जेल की जाती है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़े बिना क्या नहीं कराया जाएगा, पनिश्ड नहीं किया जाएगा। ये भी किसका पार्ट होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का पार्ट होता है। फिर क्या होता है इसमें तीसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ का तीसरा पॉइंट क्या है बताऊं? रूल ऑफ लॉ का तीसरा पॉइंट क्या है? क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं होता। इसका तीसरा पॉइंट इसी में ले लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द लॉ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इसी के अंदर ही आ जाएगा तानाशाह सरकार है, वहां पे आएगा गवर्नमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ द लॉ नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया क्या नॉर्थ कोरिया में जाते हैं, किम जोंग उंग, किम जोंग उंग में वहां पे किसकी सरकार है? व्यक्ति की सरकार। वहां पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी नियम कायदे नहीं है। जैसे कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं, सीरिया में, सीरिया में किसकी सरकार है? व्यक्ति की सरकार है। हम लोग इराक में जाते थे, गद्दाफी के स्थान पे जाते हैं लीबिया के अंदर, वहाँ भी किसकी सरकारें हैं? व्यक्तियों की सरकारें। जहाँ जहाँ पे तानाशाह है वहाँ पे किसकी सरकारें रहती है? व्यक्तियों की सरकारें रहती है। और जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जैसे इंडिया के अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। या अदर यूरोपियन कंट्रीज में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए तो वहाँ पे एक निश्चित टाइम अंतराल के बाद में क्या होते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन के द्वारा ही सरकारें चुनी जाती हैं और उन्हीं सरकारों का लगातार रिप्लेसमेंट होता जाता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? यानी कि वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ भी किसका जन्म होता है भारतीय संविधान के अंदर? इक्वलिटी बिफोर। तो भारत का संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसके अंदर हम लोग जो इक्वलिटी बिफोर लॉ देखते हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रूल ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट है या इक्वलिटी बिफोर वाला लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, कौन से देश से आया? ब्रिटेन से आया। इससे है? ब्रिटेन से आया। इसमें दो पार्ट देखेंगे हम लोग, ये ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन के बाद में ये बताओ ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है या नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए बोला है हम लोगों ने इसको क्योंकि यहाँ पे हमारे को मना किया जाता है, स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी कि भारत सरकार या जो भारत राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से मना नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना शब्द आ रहा है, ना मतलब कैसा कॉन्सेप्ट है? ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ गया? और ये जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये भी किस फॉर्म में? जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, जेनेरिक फॉर्म के अंदर है। जेनेरिक फॉर्म में बोल सकते हैं या फिलोसॉफिकल फॉर्म में बोल सकते हैं हम लोग इसे, फॉर्म। जेनेरिक फॉर्म के अंदर सिंपल सा मतलब ये होता है कि सभी लोगों को समान समझा जाएगा। क्या सभी लोगों को समान समझा जाता है? नहीं समझा जाता। जब भी मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है तो ट्रैफिक लाइट रुक जाती है, वही जाते हैं नहीं जाते हैं? राष्ट्रपति का यहाँ पे अगर काफिला आ रहा है तो कौन जाएगा? राष्ट्रपति जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? हम लोग अगर अपराध कर दें तो हम लोगों को तो कौन पकड़ के ले जाएगी? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर मान लो किसी जस्टिस ने कोई अपराध कर दिया
किसी एमएलए एमपी ने कोई अपराध कर दिया तो पहले किसको पूछा जाएगा? स्पीकर को पूछा जाएगा, या जिस वो सभा का सदस्य है, जिस भी हाउस का वो पार्ट है या मेंबर है, उसके जो चेयरमैन रहेगा या स्पीकर रहेगा उससे पूछा जाएगा। उसी के बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर मान लो किसी न्यायाधीश ने अपराध कर दिया तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशन ली जाएगी। क्या किसी भी गवर्नर को ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। समझ में आ गया? राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। यानी उनके लिए स्पेसिफिक सेंस आ जाता है। कौन सा सेंस? स्पेसिफिक सेंस आ जाता है। और ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला है ये तो है जेनेरिक सेंस, यानी आम जन की बातों में कि कानून के सामने सबको क्या है? समान है। कि कानून की जो माता है उसने क्या पहन रही? पट्टी पहन रही है आंखों पे, तो उसे कोई दिखाई नहीं देता कि यार ये तो कौन है? फरीन है, ये कौन है? शिवांशु है। दोनों को उसको क्या दिखेगा? दोनों तुला में जो जो एविडेंस दिखेंगे उस एविडेंस के आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि किसकी गलती है, कि ये महिला है या पुरुष है। उसके सामने महिला और पुरुष सब क्या है? बराबर है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है। लग काट के जैसे वो थोड़ी देखती नहीं किसका लड़की किसका खून हो गया, मुसलमान का ये हिंदू का खून हो गया। सबका क्या बराबर? कानून क्या देखता है? सबको बराबर देखता है। इसीलिए कानून की जो पट्टी रहती है वो क्या हमेशा बंद ही रहती है। तो इन जनरल की फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा फॉर्म होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब होता है जो समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्ति होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? समान। इक्वल शैल बी ट्रीटेड इक्वली, यानी अनइक्वल शैल बी ट्रीटेड अनइक्वली। व्यक्ति की परिस्थिति देखी जाएगी, परिस्थिति के अनुसार ही उस व्यक्ति के साथ में व्यवहार किया जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? इक्वल प्रोटेक्शन। यानी पहले व्यक्ति की क्या देखी जाएगी? सिचुएशन देखी जाएगी कि वो कौन सी सिचुएशन के अंदर है। सिचुएशन देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसके साथ में कैसा व्यवहार करें। इक्वल सिचुएशन देखो, जैसे राष्ट्रपति और जैसे मेरे साथ में बराबर व्यवहार किया जा सकता है? नहीं है, क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा राष्ट्रपति के पास में, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य को वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्या राज्य को रिप्रेजेंट करता हूँ? मैं बोर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। समझ में आ गया? तो मेरी लायबिलिटी कहाँ तक है? इस बोर्ड तक, इस क्लास तक लायबिलिटी है। और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाहर भी ट्रैफिक रूल को फॉलो कर लो, ठीक है ना? इधर उधर गुटखा खा के थूकूं नहीं, सार्वजनिक जगहों पे सिगरेट ना पीऊं, छोटी मोटी ये 8 बजे बाद में घर से बाहर निकलेंगे तो सरूं बोतल लेने नहीं निकलेंगे, नॉर्मल पानी की बोतल लेने निकलेंगे। ये हमसे क्या किया जाता है? एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में। राष्ट्रपति से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जब बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजनों के अंदर छोटी मोटी गलतियां कई बार हो ही जाती है। जैसे कि हम लोग भारत में एक मिसाइल का टेस्ट कर रहे थे, मिसाइल का गलत बटन दबा, मिसाइल कहाँ पे पहुंच गई? पाकिस्तान में पहुंच गई। तो मिसाइल का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो कौन है? सबसे हेड ऑफ द स्टेट रहेगा। अब राष्ट्रपति को हर छोटी छोटी चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी पे ठहरा लेंगे कि साहब वहाँ विजय से आ गई तो राष्ट्रपति की गलती, ठीक है ना? एक छोटे कोई भी व्यक्ति वहाँ पे था, उस व्यक्ति ने वो गलती करी या मिस्टेक बाई चांस को भी जो मिस्टेक रही उसके लिए उस पर इंक्वायरी लाई जा सकती है। या कई बार राष्ट्रपति के द्वारा उल्टा सीधा काम हो जाए, क्रिमिनल एक्ट हो जाए, तो भी राष्ट्रपति को बचा के रखना जरूरी होता है। क्योंकि राष्ट्रपति गवर्नर हो गए, राष्ट्रपति हो गया, या जो भी हमारे रूलिंग व्यक्ति होते हैं जो हमारे लिए नियम कायदे बनाते हैं, एमएलए एमपी वगैरह हो गए, इनको हम लोगों को थोड़ा बहुत क्या देना होता है? प्रिविलेज देना पड़ता है। तो इनके लिए हम लोग प्रिविलेज भी रखते हैं, प्रिविलेज, विशेषाधिकार दिए जाते हैं। राष्ट्रपति को कभी भी किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए हम लोग लायबल नहीं ठहरा सकते। गवर्नर को किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए हम लोग लायबल नहीं ठहरा सकते। किसी भी एमएलए या एमपी को भी प्रिविलेज रहते हैं, उनको रहते हैं आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंदर। एमएलए को रहते हैं 194 में और एमपी को रहते हैं 105 के अंदर, ठीक है? यानी इनको प्रिविलेज दिए जाते हैं अलग से। तो इन लोगों की जो सिचुएशन है, परिस्थितियां, वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। कोई भी विदेश से कोई व्यक्ति घूमने आ गया, मान लो युगांडा के राष्ट्रपति कहाँ पे घूमने? भारत के अंदर घूमने आए, और युगांडा के राष्ट्रपति गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी अपने जेलन मार्ग से जाते जाते कोई रोहित की पिकअप थी क्या हुई? टकरा गई।
वही मैं लोगों को पकड़ लिया इमाम साहब कहा राष्ट्रपति को, तो उन्होंने कहा भाई साहब तो युगांडा ही राष्ट्रपति अल्लाह वो निकाल फाइल निकाल, ये हो गया। पुलिस को भी बुलाता हूँ, पुलिस वाले पकड़ के उनको कहाँ पे ले गए कि पीछे से ठोकते हो यादगार में ले गए। अब वो यहाँ पे देश की सामरिक बातें करने आए थे, स्ट्रैटेजिकल बातें करने आए थे, बड़े समझौते करने आए, वो यादगार में बैठे हैं, या उनको किसी जज के सामने अपने लोगों ने हाजिर कर दिया और वो वहाँ पे अपनी बयान कर रहे हैं कि साहब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, नहीं क्या मुझे चलानी नहीं आती थी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव होता है। तो वो तो कहाँ पे बिजी हो गए, दूसरे कामों के अंदर बिजी हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे छोटे छोटे मामलों के लिए हम लोग जो विदेश से मेहमान वगैरह आते हैं उनको भी लायबल नहीं ठहराते। कई बार जैसे एक्सपेडिशंस होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का एक्सपेडिशन यहाँ पे काम करता है, या मान लो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा था, उससे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, ठीक है, उस व्यक्ति को भी हम लोग लायबल नहीं ठहराते। उनको पास में भी क्या रहती है, एक शब्द होता है इम्यूनिटी। कई बार हम लोग वेब सीरीजों में देखते हैं कि मेरे पास में क्या है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी होती है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक तो उनके पास में इम्यूनिटी दी जाती है, यानी उनका क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है कानून के द्वारा। समझ में आ गया? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो हमारे जैसी की जो नॉर्मल सिटीजन ऑफ द इंडिया है उनके बराबर पोजीशन नहीं है। फिर इसको थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं, तो वहां पे हम लोग पहुंचते हैं कि जो दो समान व्यक्ति हैं उनके साथ ही समान व्यवहार किया जाएगा। टू इक्वली सिचुएटेड पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली। और जो दो असमान व्यक्ति हैं उनके साथ में कभी भी समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोई दीवार लगा दे, ठीक है, सामने कोई मैच चल रहा है और एक व्यक्ति आगे, जैसे एक तो मैं ही आ गया, एक मेरे से थोड़ा सा छोटा है, वो इतना सही है, उस व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब बाहर से पूछे कि भाई साहब बताओ मैच के साथ चल रहा है, तो मैं कहूँगा यार तगड़ा मैच चल रहा है, नहीं है क्या, ये रोनाल्डो इधर से आया, मेसी इधर से गया, ये इसने गोल कर दिया, वो नीचे वाला ऐसे उछले, भाई बता मैच बता, तेरे पीछे से चनपट लगाएंगे, यार मैच तेरे को नहीं दिख रहा है। वो व्यक्ति कहे कि भाई साहब दिखाई नहीं दे रहा तो मुझे कौन रोनाल्डो कौन मेसी, मुझे तो अपनी हाइट से स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, यानी मैं लटकू तो ही नहीं दिखाई दे रहा, मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है। फिर उससे हम लोग क्या उस मैच के बारे में पूछ सकते हैं, उस व्यक्ति से नहीं पूछ सकते। फिर हम लोग उसके लिए मुट्ठी ला के देंगे, भाई साहब ये काम करो, आप इस मुट्ठी पे खड़े हो जाओ। वो मुट्ठी पे खड़ा होकर टेरियन लैनिस्टर की तरह क्या देखेगा, पूरा का पूरा मैच देख लेगा। फिर वो इक्वली बता सकता है मेरे बराबर कि आपके पास जो आंखें थी, नजरें जिस सिचुएशन पे थी, उसी सिचुएशन पे मेरी आंखें भी आ गई, मुझे क्या मिल गई, एक मुट्ठी मिल गई। मुट्ठी मिलने के बाद में मैं इस मैच को देख सकता हूँ, इस मैच को देख के इनके बराबर जितना एनालिसिस मैं कर पा रहा हूँ उतना ही वो व्यक्ति एनालिसिस कर पाएगा, तभी तो हम लोग बराबर सिचुएशन में है। तो वहां पे उस व्यक्ति का क्या किया जा रहा है, उसके जो अधिकार है उनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एक प्रकार का क्या है, ये आर्टिकल 14 एक प्रकार का प्रोटेक्टिव राइट भी है, लोगों के अधिकारों का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि हम लोग कई बार रिजर्वेशन देते हैं, आर्टिकल 15 में हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे रखा है, आर्टिकल 16 में किसमें रिजर्वेशन दे रखा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे रखा है। उन्हीं लोगों को हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया है जिनकी सिचुएशन बराबर नहीं है, उनकी जो पोजीशन है उसको इक्वल लाने के लिए हम लोगों ने उनको क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। जैसे सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनको क्या दिया, रिजर्वेशन दिया। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी उनको 103 अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा क्या दे दिया, रिजर्वेशन। जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी उनको भी हम लोगों ने क्या दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है। तो जब तीनों को रिजर्वेशन दिया तभी तो वो लोगों के बराबर आ पाए, जो भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी उनको रिजर्वेशन देके हम लोगों ने जो और लोग थे उनके बराबर ला दिया। अब वो लोग आपस में इक्वली क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, इस पोजीशन पे आके वो इक्वल हुए। कई बार हम लोग दिव्यांगों को रिजर्वेशन देते हैं, तो रिजर्वेशन देते हैं क्या, एक दिव्यांग एक व्यक्ति के हाथ नहीं है और मेरे दोनों हाथ हैं, हम लोग बराबर हैं या अलग अलग हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग है या नहीं है। किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता और एक व्यक्ति को दिखाई देता है, दोनों बराबर हैं या उनकी पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है या नहीं है। तो उस व्यक्ति को हम लोग उसकी दूसरे जो कंप्लीट, जैसे कि जिसकी पूरी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बराबर लाने के लिए हमें थोड़ा सा तो उसको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है। यानी कानून की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को बराबर समझे,
लेकिन बराबर समझते हुए जो व्यक्ति कमजोर है उस व्यक्ति को क्या दे, वो थोड़ा सा संरक्षण भी दे, प्रोटेक्शन भी दे। और जब प्रोटेक्शन देगा किसी व्यक्ति को तभी तो वो समान आ पाएंगे। दो लोगों को बराबर स्थिति पे लाके ही हम लोग उनका रियल मूल्यांकन या रियल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर दो व्यक्तियों को हम लोग बराबर पोजीशन पे नहीं लाएंगे तो क्या उनका रियल के अंदर हम लोग रियल इवैल्यूएशन सही मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग अलग अलग वर्गों के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान रखते हैं, अलग अलग वर्गों के लिए हम लोग अलग अलग छात्रवृत्तियों का, स्कॉलरशिप वगैरह का क्या रखते हैं, प्रावधान रखते हैं। समझ में आया? क्यों रखा जाता है? प्रोटेक्शन करने के लिए। आया थोड़ा बहुत समझ में? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ये पोजीशन आ गई। तो ये जब दोनों ही आर्टिकल मिलते हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी सबके लिए और एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। हाँ एक ही ऐसे क्यों? इसका एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये रहा, किसी भी व्यक्ति को पहली बात उन्होंने बोली कि विधि के समान सब लोग क्या स्पेसिफिक। ये कौन सी फॉर्म थी? जेनेरिक फॉर्म थी। इन जनरल बात की जाती है, सामान्य बात की जाती है ना। जैसे कि हम लोग सामान्य बात करें, हम लोग सब क्या है? मानव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर हम लोग थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करेंगे, इसमें कुछ लड़कियां कुछ लड़के हैं। फिर और स्पेसिफिक करेंगे, साहब ये तो गांव से हैं, ये शहर से हैं। समझ में आ गया? फिर गांव वाले और ही ज्यादा स्पेसिफिक, ये तो ढाणी से हैं, 10 पैसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद और ज्यादा स्पेसिफिक बनना है तो फिर जाति में पहुंच जाएंगे हम लोग। जाति में स्पेसिफिक करना है तो हम लोग गोत्र में पहुंच जाओगे। कौन से? चौहान नहीं, हम तो और हैं, हम लोग क्या है? शेखावत है, राजावत है। उसमें पहुंच के ना, उससे भी पेट नहीं भरा। उसमें भी कौन से हैं? मेड़तियां हैं, जोधा है, उससे भी पेट नहीं भरा। उसके बाद में हम लोग और अंदर चले जाएंगे। हम लोग फिर कहाँ पे जाएंगे? हिसाब में रघुनाथ सिंह होते हैं, अक्षय सिंह, और उसमें भी पेट नहीं भरा। यानी कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा किस पोजीशन पे जाना चाहता है? डिस्क्रिमिनेशन की पोजीशन पे जाना चाहता है। अपने आप को दूसरे से विभेद करना चाहता है, डिस्क्रिमिनेट करना चाहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे अलग कर पाऊं। कानून को यहाँ पे सबको बराबर लेके आना। अब कानून ने देखा कि यार ये थोड़े से कमजोर है, समझ में आ गया ना? उन कमजोरों को मैं बराबरी पे कैसे लेके आऊं? जैसे कि कुछ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिनमें पढ़ाई लिखाई का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, कुछ क्लासों का सोशल स्टेटस क्या नहीं था, एक बराबर स्थिति पे नहीं था। जैसे आर्टिकल 18 क्या बोलता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। तो छुआछूत जब प्रेजेंट थी तभी तो अंत किया गया। अगर छुआछूत प्रेजेंट नहीं होती तो क्या अंत किया जा सकता? हाँ, 17 के अंदर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो जब किसी व्यक्ति के पास में टाइटल्स थे, किसी व्यक्ति के पास में क्या थी? कुछ अनटचेबिलिटी थी, तभी तो उनका क्या किया है हम लोगों ने? उन्मूलन किया। अदरवाइज अगर वो होती नहीं तो हम लोग उनका उन्मूलन कर पाते? नहीं कर पाते। यानी ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था। जिनका भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उनका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की है या किसी व्यक्ति की है? संविधान की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ social backward classes, educational backward classes and economic backward classes, and to bring them to the equal status. And when they come to the equal status, then the constitution will treat them with equality before law. Otherwise all the classes shall be treated with equal protection of the law. First of all their protection is needed. Once they come at the equal status, then they will be treated with equality before law. Otherwise they will be protected by the constitution in different articles through the reservation facility, through the scholarship facility, through the protection of special rights facility. स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं अलग अलग राज्य को, अलग अलग व्यक्तियों को स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। जब ये सभी पोजीशन आ जाएगी तब वो सब क्या हो जाएंगे? बराबरी के स्तर पे आएंगे। फिर हम लोग उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत ट्रीट करेंगे। अब हम लोगों ने ये दो कॉन्सेप्ट तो समझ लिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने लिया है कहाँ से? यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रोटेक्शन की बात ज्यादा की जाती है क्योंकि वहाँ का जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था वो थोड़ा सा क्या था? डिस्क्रिमिनेटिव ज्यादा था। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा थे, पता ही, जैसे निग्रो वगैरह काले लोग थे और गोरे लोग थे, उन लोगों के बीच में क्या था? थोड़ा सा विवाद ज्यादा ही थे
थे या नहीं थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ, छोटे छोटे कॉलोनियाँ मिलके ही एक देश बना था, तो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो भी यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, उन डिप्रेस्ड क्लासेज का प्रोटेक्शन करना है। तो वहाँ पे जो काले लोग थे, ठीक है ना, जो ब्लैक मैन है, उनका क्या करना है, उनको प्रोटेक्शन करना है। या वहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनका यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन करना है। यूके के अंदर सभी लोग बराबर थे, तो वहाँ पे सभी क्लासेस को बराबर लाने के लिए उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ को जन्म दे दिया। यहाँ पे क्लासेस थोड़ी सी क्या थी, डिफरेंट थी, कुछ क्लासेस हाई थी, उनको बराबर लाने के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, क्योंकि गेप ज्यादा था डिस्क्रिमिनेशन का। समझ में आ गया? फिर दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ले लिया। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, हम लोगों ने इक्वलिटी बिफोर लॉ भी लिया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी लिया, कि हम लोग ना तो अमेरिका को छोड़ेंगे ना ही यूके को छोड़ेंगे, दोनों को ही हम लोग अपने साथ में रखेंगे। और दोनों को मिला के हम लोगों ने कौन से आर्टिकल में डाल दिया? आर्टिकल 14 में डाल दिया। फिर बात आई कि जब संविधान सभा के सामने पहुंचा ये सवाल कि ये राइट दिया किस किस को जाए, क्या केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिया जाए, या फॉरेनर्स को भी दिया जाए, या लीगल पर्सनैलिटीज को दिया जाए? तो हम लोगों ने कहा कि एनी पर्सन शैल नॉट बी डिनाइड फ्रॉम इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर नया शब्द आता है यहाँ पे एनी पर्सन। कौन सा पर्सन? अब बताओ ये एनी पर्सन कौन कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक भी हो सकता है। भारतीय नागरिक को ये अधिकार है। क्या हम लोग भारतीय नागरिक हैं? कैसे कह दिया हम भारतीय नागरिक? किस कार्ड से? 10 साल से ज्यादा रह रहे हो, आपने यहाँ पे जन्म लिया। पाकिस्तान से आए थे नहीं है ना? हम लोगों ने भारत में क्या लिया है? जन्म लिया है। तो जो भारत में जन्मा है, और हमारे माता पिता भी कहाँ के? भारत के। दादा दादी भी कहाँ के? भारत के। तो देश किसका है? ये हमारा है। क्यों चले जाए पाकिस्तान? कई बार चलता नहीं है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया है हम लोग, ठीक है। अगर हमारे को कहा जाए कि भाई साहब आपका सिटीजनशिप कार्ड दिखाओ, तो कौन सा कार्ड दिखा देंगे हम लोग? राशन कार्ड दिखा देंगे, आधार कार्ड दिखा देंगे, कौन सा कार्ड दिखा देंगे, जन्म प्रमाण पत्र दिखा देंगे। समझ में आ गया? और कुंडली भी दिखा सकते हैं। कुंडली भी तो होता है ना कि भाई साहब आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, मेरा जन्म कुंडली में हुआ था, और अक्षांश इतने थे, देशांतर इतने थे, उस आधार पे मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हुआ। तो मेरे साथ में भारत की सरकार द्वारा या भारत के जो भी कानून रहेंगे, उन कानूनों में क्या ट्रीट किया जाएगा? इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर मेरे को कहीं पे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो मुझे भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। समझ में आ गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोटेक्शन देंगे। अगर मेरे साथ में कहीं पे छुआछूत होती है, तो मेरे छुआछूत से बचाया भी जाएगा। समझ में आ गया? छुआछूत ऐसे नहीं कि आप दूर रहो, नाकी नहीं है, वो छुआछूत अलग होती है। नहीं तो बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, इसको अलग रखो, ये छुआछूत नहीं होती है। छुआछूत का क्या मतलब रहता है? अनटचेबिलिटी का। जो पुराने सालों से हमारे जाति आधारित व्यवस्था थी, हिस्टोरिकली एस्पेक्ट थे ना, उस आधार पे हम लोग किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो क्या होती है? अनटचेबिलिटी होती है। नॉर्मल चीजें, ये कुष्ठ रोग हो गया, किसी को नाके नहीं आया कि यार तू तो पास था साथ में तो वो छुआछूत नहीं है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? जाति आधारित हम लोग किसी व्यक्ति को, जो हिस्टोरिकल जातियां चली आ रही है, उनको हम लोग दूर करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? अनटचेबिलिटी। तो उनका प्रोटेक्शन करना है या नहीं है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या किया जाएगा? यहाँ पे प्रोटेक्शन भी, इक्वल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। सेकंड क्या हो गया? फॉरेनर्स। फॉरेनर्स तो कोई भी विदेशी घूमने आए यहाँ पे, उनके साथ में भी कैसा ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग? बताओ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का ट्रीटमेंट करेंगे। किसी भी विदेशी के साथ में भी हम लोग विधि का क्या नहीं करें? समान समता ही समझी जाएगी। अगर कोई विदेशी भी यहाँ पे कानून तोड़ता है, बात है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको भी धारा 302 के तहत हम लोग लायबल ठहराएंगे। समझ में आ गया? अगर कोई विदेशी बोले कि नहीं साहब हमारे यहाँ पे तो क्यूबा के अंदर हेलमेट नहीं पहनते, तो मैं यहाँ पे भी हेलमेट नहीं पहनूंगा, ऐसा बोल सकता है? फिर पैसा मत पहनो, ये काम करो, पहले तो 500 रुपये का फाइन कटाओ, 500 रुपये का फाइन कटाने के बाद में हेलमेट खरीदो, नहीं आगे वाली ओर पे तैयार बैठे, और वैसे जाने भी नहीं दूंगा, पहले हेलमेट खरीदो आपको, फिर 500 रुपये दे दो और मैं हेलमेट नहीं बेचता हूँ। नहीं पता है? जैसे हम लोग मॉल में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पहले तो बोलते हैं मास्क लगा के जाओ, और हम लोग बोलते हैं वैसा मास्क तो नहीं है, काम करो 10 रुपये निकालो, 10 रुपये तैयार बेटा गार्ड के पास रहता है, मास्क रहता ही नहीं रहता, वो अपने को मास्क दे देता है।
तो फॉरेनर को भी यहाँ पे जितने भी कानून इंडिया में काम करते हैं उन सभी कानूनों के तहत उतना ही लायबल ठहराया जाएगा जितना कि सिटीजन ऑफ इंडिया को लायबल ठहराते हैं। और उसी फॉरेनर के साथ में भी कुछ उल्टा सीधा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जितने अधिकार भारतीयों को हैं उतने ही अधिकार किसको मिलेंगे आर्टिकल 14 के तहत किसी फॉरेनर विदेशी व्यक्ति को भी मिलेंगे। अगर हम लोग इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये लोग आएंगे भारत में, फिर हम बैठे रहेंगे पधारो हमारे देश में, इंतजार ही करते रहेंगे। वो बोलेंगे नहीं साहब था देश तो नहीं पधारा, नहीं क्या आप आते हमारे साथ क्या करते हो भेदभाव करते हो, और भेदभाव वाली जगह पे मिलेंगे। कई बार हम जिमने नहीं जाते ना कि बुआ जी तो मेरे साथ क्या करते हैं भेदभाव करते हैं, मैं बुआ जी के नहीं जाऊँ, ऐसा करते नहीं करते हैं। तो हम लोग कहीं ऐसे ही नहीं जाते भेदभाव करने वाली जगहों पे, होगा या नहीं होगा। तीसरे पर्सन होते हैं लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, अब बताओ लीगल पर्सन किनको बोलते हैं हम लोग। लीगल पर्सन विधिक व्यक्ति, कोई भी कंपनी होती है, जैसे किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, वो कंपनी क्या रहेगी विधिक पर्सन। समझ में आ गया। कोई भी मंदिर हो गया, मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो भी क्या होती है विधिक पर्सन होती है। कोई कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी हो गया, कोई भी मंदिर की मूर्ति हो गई। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि 4 भुजा मंदिर के अंदर 60 बीघा जमीन है, फिर उस 4 भुजा मंदिर ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट के अंदर केस किया था। जैसे राम लल्ला विराजमान, जब अयोध्या राम मंदिर का केस चला था तो राम जी खुद भी तो पैरवी करने जाते थे। राम लल्ला विराजमान का एक वकील हुआ करता था तो राम जी खुद पैरवी करने जाते। जैसे राम जी तो क्या जाते, राम जी का वकील जाता, लेकिन राम जी क्या थे वहाँ पे एक पार्टी थे या नहीं थे, तो वो क्या है एक लीगल पर्सन होते हैं। तो हमारे मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं वो भी क्या है एक लीगल पर्सन होती है। कई बार कंपनियों के केस चलते हैं, आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, जैसे रिलायंस इंडिया कॉर्पोरेशन वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं। ये केस क्यों चलते हैं, क्योंकि वो कंपनी क्या है एक लीगल पर्सन होती है। तो भारत में सभी जो लीगल पर्सन है उनके साथ में भी क्या बढ़ती जाएगी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किया जाएगा। अलग पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट है इसका, वो बोलता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी केवल भारत की सीमाओं के अंदर हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भारत की सीमाओं से जैसे ही तुम बाहर जाओगे वहां पे ये आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। अब आता है भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ पर, बताओ कहाँ पर है सीमाएं। एक तो हम लोग नक्शा बना देते हैं भारत का, जो भारत का नक्शा बनता है वो किसकी सीमा है भारत की सीमा है। हम लोग उसको कौन सी टेरिटरी बोल देते हैं लैंड टेरिटरी बोल देते हैं। हमारा भूभाग है जितना भी, समझ में आ गया, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वो सारा का सारा भारत की सीमा है। तो राजस्थान में भी आर्टिकल 14 लागू रहेगा और अरुणाचल प्रदेश में भी आर्टिकल 14 लागू रहेगा। लक्षद्वीप में रहेगा नहीं रहेगा, और अंडमान में, और जम्मू कश्मीर में रहेगा, जयपुर में, अजमेर में बंद हो जाता है नहीं होता। समझ में आ गया। तो यानी कि हमारी जितनी भी सीमाएं हैं भूभाग है वहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला जो कानून है वो लागू रहेगा, आर्टिकल 14 लागू रहेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर भारत की टेरिटरी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, फिर पहुंचते हैं हम लोग यूएन क्लॉज पे, इस पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। ये बोलता है कि जो 12 नॉटिकल माइल होते हैं आपकी जो भी तटरेखा होती है, हमारी समुद्र के बाद में जो तटरेखा रहती है, जैसे कि भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा इस प्रकार का इस टाइप का इंडिया, तो इसका जो ये 12 नॉटिकल माइल रहेगा यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल, ये हमारी बेस लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी कानून रहेंगे वो किसके रहेंगे इंडिया के कानून ही लागू रहेंगे। ये तो हमारा ही टेरिटरी माना जाएगा, यानी भारत का ही पानी माना जाएगा। इसके अलावा 12 और एक्सटेंड कर लो तो टोटल कितना है 24 नॉटिकल माइल। यानी कि आप गोवा घूमने गए, गोवा के तट से आप लोगों ने कोई बोट हायर करी और कई बार कोस्ट गार्ड वाले इधर उधर साइड में हो गए तो रोहित वगैरह क्या ले गए बोट को आगे निकाल भी लगे, याद मछली पकड़ के लेके आते हैं, समझ में आ गया। और उस दौरान आपके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है या आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तब भी भारत के जो कानून है आर्टिकल 14 आप पे लागू रहेगा। यानी 24 नॉटिकल माइल तक हमारा ही हिस्सा है, समझ में आ गया। एक फेमस केस हुआ था इटालियन जो मर्चेंट नेवी के कुछ लोग थे, उन मर्चेंट नेवी के लोगों ने भारतीय मछुआरों को मार दिया था। फिर इसी 12 नॉटिकल माइल वाला केस चला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। फिर भारत के अंदर उनको लायबल कैसे ठहराया गया था,
भारत के कानूनों के तहत लायबल ठहराया गया था और भारत की जेलों के अंदर उनको बंद रखा गया था। अब शायद उनको छोड़ दिया गया है। समझ में आ गया? तो कानून हमारे ही लागू रहेंगे। फिर हमारी टेरिटरी कहाँ पर रहती है? जैसे एयर इंडिया का कोई विमान है, वो भी किसी टेरिटरी है, भारत की ही टेरिटरी है। कोई भी जैसे जहाज है मर्चेंट नेवी का, वो भारत में रजिस्टर्ड है, तो वो जो हाई सीज में है यानी डीप सी के अंदर वो जब ट्रेवल कर रहा है और वहां पे कोई अपराध हो गया, तो वहां पे भी किसका कानून लागू होगा? भारत का ही कानून लागू होगा, यानी आर्टिकल 14 लागू होगा। अब ये बताओ, अंटार्कटिका के अंदर कोई पहुंच गया, जैसे वहां पे हमारे प्रोजेक्ट है गंगोत्री, मैत्री, ऐसे प्रोजेक्ट चलते ही नहीं चलते हैं, तो अंटार्कटिका में किसका कानून लागू रहता है? अमेरिका का, यूएसए का, भारत का किसका लागू रहेगा? मैत्री पे भारत का कानून लागू रहेगा, क्योंकि वहां पे जो रिसर्च सेंटर है, उस रिसर्च सेंटर के अंदर किसका कानून लागू है? भारत का। यानी कि वो मैत्री किसका रिसर्च सेंटर है? भारत का। तो क्या मैत्री में भी आर्टिकल 14 लागू रहेगा? लागू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे ना विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो मैत्री गंगोत्री की सीमाएं भी किसकी सीमाएं रहेगी? भारत की सीमाएं रहेगी। तो भारत के जो जहाज जाते हैं, वहाँ पे कोई अपराध हो जाते हैं या वहाँ पे कोई आर्टिकल 14 का ब्रीच होता है, तो वहाँ पे भी कानून लागू रहेगा। भारत की कोई मान लो कि भारत का कोई स्पेस मिशन गया, जैसे हमारा कौन सा गगनयान जा रहा है, गगनयान के अंदर 2-4 जने बैठ के जाएंगे, तो वो जने जा रहे हैं, उनका कोई आपस के अंदर विवाद हो जाता है, तो वो फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद उन्होंने आर्टिकल 14 के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो उन पर लागू होगा या नहीं होगा? नहीं, हम लोग बोलते हैं भाई साहब आपको 20 किलोमीटर ऊपर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? वहां पे भी किसका कानून लागू रहेगा? भारत का। अगर मान लो कि कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई थी, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी तो टेरिटरी है, अपराध तो वहां पे भी हो सकते हैं, वहां पे अपराध होते हैं तो पर्टिकुलर उसका भी कुछ कानून बन रखा है। तो जिन देशों के वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर रखी है, उस ट्रीटी के अनुसार उन कानूनों का वहां पे क्या किया जाता है? एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो ये मेन पॉइंट है इस आर्टिकल 14 के। क्या क्या पॉइंट है? पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर कौन सा रहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर क्या था? एनी पर्सन, फिर क्या आ गया? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर समझ में आया थोड़ा बहुत इक्वालिटी बिफोर लॉ? हां, उनको आर्टिकल 14 का जैसे कि क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है भारत की सीमाओं में। आर्टिकल 14 इंडिया के लिए, एम्बेसी के अंदर